हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एक और प्रैक्टिस सेट सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम 5 और प्रैक्टिस सेट्स को जो है सोल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। देखो, पंचायती संस्थानों को प्रभावी और संवैधानिक स्थिति कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 73वें संविधान संशोधन में। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। वैसे तो हमने पिछले जो हमारा प्रैक्टिस सेट था उसमें बात की थी कि सबसे पहले पंचायती राज 1959 में आया था, 1959 में आया था। कहाँ पर आया था? राजस्थान में आया था। राजस्थान के नागौर जो है जगह पर आया था। ठीक है, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले जो है पंचायती राज आ चुका था 1959 में। लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 1992 के 73वें संविधान संशोधन में। देखिए, संविधान संशोधन 1992 का है, लेकिन ये लागू कब से हुआ था? 1993 से लागू हुआ था पूरे भारत में। ठीक है, तो 73वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा पंचायती राज जो संस्थाएं थी, या फिर जिसको कि हम लोकल गवर्नमेंट्स कह सकते हैं, उसकी शुरुआत हुई थी 73वें संविधान संशोधन से। अब देखिए, हमने ये भी बातें की थी कि 1992 में क्या क्या चीज़ें जो है चेंज कर दी गई थी। तो ये 1992 का जो संविधान संशोधन था, इससे भाग 9 जोड़ दिया था संविधान में। भाग 9 जिसमें कि पंचायती राज का वर्णन है। भाग 9 और इसके अलावा एक अनुसूची जोड़ दी गई थी। वो अनुसूची कौन सी थी? अनुसूची 11। ठीक है, ये 2 चीज़ें ऐड कर दी थी। और 11वीं अनुसूची में बहुत सारे जो है विषयों को इसमें शामिल किया गया है। तो वो विषय कौन से हैं? अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 ओ तक। ठीक है, इसमें कुल मिला के कितने अनुच्छेद हैं? कुल 16 अनुच्छेद हैं, 243 से लेके 243 ओ तक, जिसमें पंचायत की जो है गठन की प्रक्रिया दे रखी है, उसके जो है शक्तियों का वर्णन कर रखा है, उसका वित्त का जो है वर्णन कर रखा है। और अगर हम संविधान के भाग की बात करते हैं तो पंचायती राज कौन से भाग में है? पंचायती राज जो है आपका भाग 9 में है। ठीक है, कौन से भाग में है? भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन दे रखा है। अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 11वीं है। अनुच्छेद कौन सा है? 243 से लेके 243 ओ तक, कुल 16 अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्थानीय स्वशासन विषय है। तो स्थानीय स्वशासन जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पंचायती राज प्रणाली और जो नगर पालिकाएं हैं, वो किसका विषय है? तो वो राज्य सूची का विषय है। देखिए, 3 तरह की सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में वो विषय शामिल किए जाते हैं जो किसी पर्टिकुलर राज्य के होते हैं, और संघ सूची में वो विषय शामिल किए जाते हैं जो पूरे देश के होते हैं। ठीक है, जैसे कि डिफेंस है। ठीक है, डिफेंस में कौन कंट्रोल करेगा? डिफेंस को देश का विषय है ना। किसी भी साइड से कहीं से भी कोई बाहरी आक्रमण होता है या कोई और इशू होता है तो कौन सोल्व करेगा? जो है उसको केंद्र सरकार सोल्व करेगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं वो कौन सी सूची में आते हैं? संघ सूची में आते हैं। इसके अलावा जनगणना है। ठीक है, अब कुछ विषय ऐसे होते हैं जो ना तो संघ सूची का हिस्सा है ना ही राज्य सूची का हिस्सा है, तो उनको किस में शामिल किया जाता है? समवर्ती सूची में उनको शामिल किया जाता है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों का ही जो है इसके ऊपर अधिकार होता है, दोनों ही मिलकर इस पर डिसीजन ले सकते हैं। अब कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जो किसी भी सूची में नहीं है, तो उनको कहा जाता है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये जो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स होते हैं ये ऐसे होते हैं जिनका वर्णन ना तो संविधान की जो अनुसूची 1 है उसमें किया गया है, ना ही अनुसूची 2 जो कि संघ राज्य सूची है उसमें किया गया है, ना ही 3 नंबर वाली समवर्ती सूची में किया गया है। मतलब ना तो केंद्र सरकार उन इश्यूज को सोल्व कर सकती, ना ही राज्य सरकार करेगी, ना ही वो समवर्ती सूची का हिस्सा है। ऐसे जैसे कोई नया इन्वेंशन हुआ है या फिर हाल में ही कोई घटना घटित होती है, कोई इंसिडेंट होता है, तो उन सबको कहा जाता है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, जो कि किसी भी सूची में नहीं है और उनके ऊपर डिसीजन राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके लेती है। ठीक है, इसके बाद भारत में स्थानीय संस्था कौन सी नहीं है? तो इनमें से कौन सी स्थानीय संस्था भारत में नहीं है? तो इनमें से जो है कंटोनमेंट बोर्ड जो है भारत में नहीं है। स्थानीय संस्था जो है नगर निगम भी उसमें शामिल होते हैं, नोटिफाइड एरिया कमेटी भी जो इसमें शामिल किया जाती है, और प्रशासनिक काउंटी को भी इसमें शामिल किया जाता है। कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो भारतीय जो स्थानीय संस्था है उसमें शामिल नहीं है। भारत में कुल कितने महानगर हैं? तो भारत में कुल कितने महानगर हैं? 27 महानगर हैं भारत में। किस संविधान के भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? अभी मैंने आपको बताया था कौन से भाग में है, भाग 9 में है। अगर हम संविधान के भाग 6 की बात करते हैं
तो भाग 6 में किसको शामिल किया गया है? भाग 6 में राज्य को डिफाइन किया है, ठीक है। राज्य जो है किस एरिया को कहा जाएगा और राज्य की जो शक्तियाँ होंगी वो क्या होंगी, तो वो किस में वर्णन किया गया है? भाग 6 में। भाग 6 में राज्य को डिफाइन किया गया है और इसके अंदर अनुच्छेद 152 से 237 तक शामिल होते हैं। अनुच्छेद 152 से 237 तक किसमें होते हैं? भाग 6 में। और उसमें किसका वर्णन किया गया है? राज्य का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अगर भाग 7 की बात करते हैं तो 7वां संविधान संशोधन, जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था वो भाग 7 के अंदर है, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1956। 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1956, वो भाग 7 में वर्णित है। भाग 9 की अगर हम भाग 8 की अगर हम बात करते हैं तो भाग 8 में जो है संघ और राज्य के संबंध बता रखे हैं कि संघ का कितना क्षेत्र होगा और राज्य का क्या क्षेत्र होगा, मतलब उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, कितनी पावर्स उनको दी गई हैं। संघ और राज्य का जो क्षेत्र है वो किस भाग में निर्धारित किया गया है? भाग 8 में निर्धारित किया गया है। भाग 9 में स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज व्यवस्था है। अगर भाग 1 की बात करते हैं, देखिए संविधान में कुल जो है 22 भाग हैं। कुल कितने भाग हैं संविधान में? 22 भाग हैं। 395 अनुच्छेद हैं। 395 जो है क्या है? आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है। और इसके अलावा 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था तो स्टार्टिंग में 8 अनुसूची होती थी, बाद में 4 अनुसूची और जोड़ दी गई हैं। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। 11वीं में जो है ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है और 12वीं में जो नगर पालिकाएं होती हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसको जोड़ा गया है। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो इन्होंने ग्राम पंचायत को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। ग्राम पंचायतों का जनक जो है वो भी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, इसका डिज़ाइनर भी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। क्योंकि जो भारत में हरियाणा में हम बात करते हैं अगर पंचायती राज की, तो वो किसके कारण आई थी? इस बलवंत राय मेहता समिति की जो प्रयास है उन्हीं की वजह से आई थी। 1957 में ये जो कमेटी बनी थी। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी और उन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज की मांग की थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि पंचायती राज में जो है 3 जो स्तर लेवल होने चाहिए, 3 स्तर होने चाहिए। 3 स्तर कौन कौन से? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जो है जिला परिषद। इसके बाद एक और समिति आई थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही समितियाँ, दोनों ही कमेटी जो है इंपॉर्टेंट है। एक तो 1957 में आई थी बलवंत राय मेहता, इसके बाद आई थी 1967 में। इसके 10 साल बाद वो कौन सी है? अशोक मेहता समिति। तो जो अशोक मेहता समिति है उसने 2 टायर की बात की थी। उसने कहा था कि ग्राम पंचायत के 2 लेवल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी बंगाल में पंचायत समिति को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी बंगाल में पंचायत समिति को कहा जाता है आंचलिक परिषद। देखिए कुछ ऐसे राज्य भी हैं भारत के जिसमें अब तक भी पंचायती राज प्रणाली नहीं है, जैसे कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो कि असम, जो हमारा मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, ये जो ऐसे राज्य हैं जिनमें अब भी जो हमारा पंचायती राज प्रणाली है वो नहीं है। और पश्चिमी बंगाल में इसको अलग नाम से जाना जाता है, आंचलिक परिषद। स्थानीय स्वशासन में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है उसमें 243 से लेके 243 ण तक, यानी कि ओ तक, अगर इंग्लिश में कहीं बात तो ओ तक, हिंदी में कहीं तो ण तक, कै ख गै घ, ये सारे के सारे अनुच्छेद जो है 16 अनुच्छेद हैं कुल मिला के। और उन 16 के 16 में अलग अलग जो हमारी शक्तियां हैं ग्राम पंचायत की, गठन है या फिर उसका जो है एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें बात की गई हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके जो है वित्त आयोग की, तो उसका वर्णन किया गया है 243 झ के अंतर्गत। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमित क्या होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 7। पंचायती राज की किस धारा में ग्राम सभा की बैठक का प्रावधान है? ये प्रावधान कौन सी धारा में है कि ग्राम पंचायत की बैठकें होनी चाहिए? तो वो कौन सी में है? धारा 11 में है, ठीक है। सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए सरपंच के चुनाव में इनमें से कौन कौन भाग लेता है? ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंच, गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिक, ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता। तो ये सही हो जाएगा। देखिए 18 साल के ऊपर की एज के जितने भी पंजीकृत मतदाता होते हैं वो सभी इसमें भाग लेते हैं। हरियाणा में मुख्यतः नहर क्षेत्रों की संख्या कुल कितनी है? तो ये कुल संख्या है 2, ठीक है।
राज्य में नहरों के कुल चैनलों की संख्या कितनी है? तो वो है 1461। कितनी है? 1461 है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब में राजस्व एकत्रण की दहसाला प्रणाली किसने शुरू की थी? देखिए ये जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, हमने लास्ट सेट में भी किया था। ये जो राजस्व प्रणाली है इसकी शुरुआत मैंने आपको बताया था टोडरमल ने की थी, इसी वजह से इसको टोडरमल राजस्व प्रणाली भी कहा जाता है, जो कि अकबर का है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, उसका वित्त मंत्री होता था। तो किसने शुरू की थी? टोडरमल ने की थी 1950 में दहसाला प्रणाली। दहसाला प्रणाली क्या होती थी? ये कर वसूल करने की एक प्रणाली होती थी, जिसमें पहले किसानों की ज़मीन को मापा जाता था कि किसके पास कितनी ज़मीन है, फिर उसी के हिसाब से उनसे जो है कर वसूल किया जाता था। वो क्या होती थी? दहसाला पद्धति होती थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1355 में। कब किया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा पश्चिमी नहर का निर्माण? 1355 में किया गया था। अगर हम बात करते हैं हरियाणा में नहरों के निर्माण की, तो नहरों के निर्माण की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। मालगुजारी के लिए प्रत्येक तहसील में नियुक्त अधिकारी होता है, उसको कहा जाता है अमीन। भूमापन में सर्वेक्षण के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 2 प्रकार बताए गए हैं भूमापन में सर्वेक्षण के। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती थी? तो 165 फुट होती थी शाहजहानी जो जरीब है उसकी लंबाई। हरियाणा में राजस्व न्यायालय स्थित है। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राजस्व न्यायालय की, तो जो राजस्व न्यायालय है वो कहाँ पे है? आपका गुरुग्राम में है। अगर वैसे बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है, जिसका निर्माण 1951 में हुआ था, 1951 में। कुल मिला के हरियाणा में भारत में कुल जो है 24 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। ये जो हरियाणा और पंजाब का कॉमन है कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। और सबसे पहले कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला जो हाई कोर्ट है वो 1862 में 1862 में बना था। कौन सा? कोलकाता हाई कोर्ट। अकबरी चैन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको तनाव के नाम से भी जाना जाता है। एक मालिक से दूसरे मालिक के पास जमीन संपत्ति के स्वामित्व हस्तांतरण के संबंध में किया गया सर्वेक्षण क्या कहलाता है? तो ये होता है भू कर सर्वेक्षण। मतलब कितनी ज़मीन किसके पास है उसी के हिसाब से उससे कर लिया जाता है, और उसके लिए जो सर्वे किया जाता है उसको कहते हैं भू कर सर्वेक्षण। देखिए एक मालिक से दूसरे मालिक के पास संपत्ति हस्तांतरण, सिर्फ अगर इतना ही है, इस हस्तांतरण को कहते हैं इंतकाल, ठीक है। मतलब जब ज़मीन एक इंसान के नाम होती है और उससे दूसरे इंसान के नाम किया जाता है तो वो प्रोसेस इंतकाल होती है, लेकिन इससे रिलेटेड किया गया जो सर्वे है वो होता है भूकर सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। इससे पहले एक क्वेश्चन रह गया, भू प्रबंध सर्वेक्षण में अंतर्लम्ब सामान्यतः लिए जाते हैं, किस तरीके से लिए जाते हैं? राइट एंगल लिए जाते हैं, ठीक है। जब भूमि का सर्वेक्षण किया जाता है तो अंतर्लम्ब कैसे लिए जाते हैं? राइट एंगल लिए जाते हैं। 1990 के दशक में लोकतांत्रिक उमड़ का क्या कारण था? तो इसका कारण जो है अत्याधिक क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति, लोगों में राजनीतिक जागरूकता, राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का बढ़ता तनाव, उपरोक्त सभी कारण थे। भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो भारत ने की थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत। ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसकी शुरुआत जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था 1945 में। तो उसके बाद जो है शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध का मतलब है कि जो 2 मेन पावर बच गए थे, मतलब 2 ही पावरफुल कंट्रीज बच गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, अमेरिका और जो है यूएसएसआर, ठीक है। उन दोनों के बीच में जो है तनाव चल रहा था, छोटे मोटे युद्ध चलते रहते थे, उस सिचुएशन को शीत युद्ध कहा जाता है। मतलब बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, छोटे मोटे जो है युद्ध चलते रहते थे, युद्ध जैसी सिचुएशन बनी हुई थी, लेकिन युद्ध नहीं हुआ था, युद्ध टल गया था, इसी वजह से इसको शीत युद्ध का नाम दिया गया। और अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करते हैं तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था उसके बाद शीत युद्ध चल रहा था, तो उस दौरान 1961 में नेहरू के द्वारा भारत में जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई थी। गुटनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हम जो है ना तो यूएसए के साथ मिलेंगे ना ही यूएसएसआर के साथ। उस टाइम पे मेन 2 गुट बटे हुए थे, एक तो यूएसए और एक यूएसएसआर, यानी कि यूनियन सोवियत संघ,
ना तो हमने जो है यूएसए के साथ मिलने की बात कही थी, ना ही यूएसएसआर। मतलब जो है इंडिया चाहता था कि वो गुट ना बनाए, ठीक है, पूरा विश्व जो है शांति बनाए रखे और एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन रखे, लेकिन जो गुटबंदी है उसमें बिलीव नहीं करता था, और इसी आंदोलन को कहा गया था गुट निरपेक्ष आंदोलन। भारत के अलावा और भी बहुत सारे देश थे, तो सबसे पहले जो सम्मेलन किया गया था वो किया गया था बेलग्रेड में। यूगोस्लाविया बेलग्रेड में सबसे पहले एक सम्मेलन किया गया था, जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जो है लोग इकट्ठा हुए थे। तो कम से कम 25 देशों के जो हेड थे वो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। उनमें से यूगोस्लाविया के थे जॉन मार्शल टिटो, और जो है भारत के पीएम नेहरू थे। इसके अलावा अशोक जो है संस्थापक जो है मिस्र के राष्ट्रपति को भी माना जाता है, नासिर को, ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर थे। और भी बहुत सारे जो है हेड इकट्ठा हुए थे, लगभग 25 देशों के हेड वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, और उन सब ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन में भाग लिया था। अगर वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में 112 देश जो हैं गुट निरपेक्षता में बिलीव करते हैं और इसमें जो है मिले हुए हैं। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध किन देशों को कहा जाता, प्रथम विश्व किन देशों को कहा जाता है? इससे पहले एक क्वेश्चन और है। अच्छा, इसके ऑप्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन। देखिए, असहयोग आंदोलन की अगर बात करते हैं तो ये 1 अप्रैल 1920 को चला था, ठीक है। कब चला था? 1 अप्रैल 1920 को चला था। इससे पहले की थोड़ी सी स्टोरी अगर आपको बताऊं तो 1919 में एक एक्ट आया था भारत में, जिसको कि रोलेट एक्ट कहा जाता था। और ये जो रोलेट एक्ट था, इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश हैं वो भारतीयों को सिर्फ शक के आधार पर 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं, ठीक है। भारतीयों पे सिर्फ शक के आधार पर, भारतीयों को कोई भी अधिकार नहीं था कि वो उनसे पूछ सके कि किस जुर्म में उनको डाला जा रहा है। इसी वजह से भारतीयों ने इसको काला कानून कहा था, ठीक है। काला कानून भारतीयों ने किसको कहा था? तो रोलेट एक्ट को कहा था। और उसी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। फिर जलियांवाला बाग में जनरल डायर जो थे उस टाइम पे सेना के हेड होते थे, और जो मार्शल लॉ लागू हो रखा था, तो उन्होंने गोलियां चलाने का अधिकार जो आदेश दे दिया था, ऑर्डर दे दिया था। काफ़ी ज़्यादा मारकाट हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। और उसके बाद जो है भारत में जो है किसकी शुरुआत हुई थी? असहयोग आंदोलन के 1920 में, 1 अप्रैल 1920 को, ठीक है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, नमक कानून के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। नमक कानून तोड़ो आंदोलन भी इसको कहा जाता है। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को जो है बहुत सारे लोग महात्मा गांधी के साथ पैदल चले थे साबरमती से, और वो 6 अप्रैल को कहाँ पहुँचे थे? डांडी पहुँचे थे, ठीक है। डांडी गुजरात में जो है एक जगह है समुद्र तट के किनारे, वहाँ पे जाके उन्होंने नमक बनाया था। उस टाइम पे जो है नमक बनाना अवैध था, भारतीय जो है नमक नहीं बना सकते थे, लेकिन उसी कानून को तोड़ने के लिए ये डांडी मार्च किया गया था, साबरमती से कहाँ तक? डांडी तक। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 से कब तक? 6 अप्रैल तक, ठीक है। इसमें जो है महात्मा गांधी के साथ उसके 78 और अनुयायी होते थे, मतलब 78 और लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। ये वो आंदोलन था जिसमें पहली बार महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। देखिए, इससे पहले वो जो है सिर्फ अहिंसा की बात करते थे, सिर्फ शांति बनाए रखने की बात करते थे, लेकिन अब जो है एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी 1942 में, सभी जो है आंदोलन चला चुके थे, बहुत सारे आंदोलन जो है भारत में चल चुके थे। तो 1942 में उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, उसकी तुरंत बाद थोड़े टाइम बाद ही महात्मा गांधी को और जो और मुख्य लीडर थे उनको क्या कर लिया था? ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। तो ऐसे में कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने भूमिगत रहते हुए, मतलब छिपकर जिन्होंने काम किया था, तो वो थे राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर
लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, और इसके अलावा जो है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली प्रमुख महिला थी ये, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। अरुणा आसफ अली, ठीक है। इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, भारत रत्न इनको मिला हुआ है। इनको भारत रत्न जो है वो 1947 में मिला था, ठीक है। अरुणा आसफ अली को भारत रत्न कब मिला था? 1997 में मिला था। और इससे पहले 1992 में इनको जो है पद्म विभूषण पुरस्कार जो है वो भी मिला था। और इनका अगर पूरा नाम हम कहें, बचपन का नाम अगर हम कहें तो अरुणा गांगुली होता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध को प्रथम विश्व किन देशों को कहा जाता है? देखिए, विश्व जो है 3 तरह के देशों में बटा हुआ था, पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश और तीसरी दुनिया के देश। तो जो प्रथम विश्व है वो पूंजीवादी देशों को कहा जाता था, साम्यवादी देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था, और विकासशील देशों को, जिसमें कि भारत भी शामिल था, उनको तीसरी दुनिया के देश कहा जाता था। और ये जो विकासशील देश थे, इन्होंने मैक्सिमम ने किस में भाग लिया था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। तो उपरोक्त सभी जो है वो क्या थे? डिवाइड थे, प्रथम विश्व में, दूसरे विश्व में और तीसरे विश्व में। पहली दुनिया के देश पूंजीवादी देशों को कहा जाता था, साम्यवादी देशों को दूसरी दुनिया के देश, और विकासशील देशों को तीसरी दुनिया के देश जो है कहा जाता था। किस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, एक युद्ध हुआ था 2 अगस्त 1990 को। 2 अगस्त 1990 को क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था। उसमें जो है इराक ने कुवैत को क्या कर लिया था? अपना गुलाम बना लिया था, ठीक है। जब इराक ने कुवैत को अपना गुलाम बना लिया तो यूएनओ, जो कि क्या है? यूएनओ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसने जो है इराक को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि कुवैत को आज़ाद कर दो, लेकिन इराक ने जब बात नहीं मानी तो क्या किया? इन्होंने 34 देशों ने एक साथ मिलके यूएनओ की परमिशन से इराक के ऊपर हमला कर दिया, और इसी युद्ध को कहा जाता है प्रथम खाड़ी युद्ध, ठीक है। इस युद्ध को जो है लाइव दिखाया गया था, इसी वजह से इसको कंप्यूटर युद्ध का नाम दिया गया था। तो किसको दिया जाता है कंप्यूटर युद्ध का नाम? प्रथम खाड़ी युद्ध को। दूसरा खाड़ी युद्ध जो है अमेरिका और इराक के बीच में हुआ था। अमेरिका और इराक के बीच में ये युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि जो अमेरिका है वो इराक के जो तेल संसाधन थे उनके ऊपर जो अपना अधिकार जमाना चाहता था, ठीक है। जो इराक के तेल संसाधन थे, और इराक में जो सरकार है वो अपनी मनमानी से बनवाना चाहता था और इराक के तेल संसाधनों के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहता था। इसीलिए से अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया था, जिसको कहा जाता है द्वितीय खाड़ी युद्ध। तो कंप्यूटर युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान संगठन है। आसियान किसका संगठन है? आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है। किसका संगठन है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। और आसियान की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। और इसके अंदर कितने देश हैं? 27 देश हैं, ठीक है। 27 सदस्य देश हैं, और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसके बाद अगर आसियान के हम बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है, ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया में। कहाँ पर है आसियान का मुख्यालय? जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भारत को जो है एक मुख्य सलाहकार के रूप में जो आसियान है उसने कब शामिल किया था अपने समूह में, तो वो 23 जुलाई को किया था, ठीक है। 23 जुलाई 1996 को भारत को इसने मुख्य सलाहकार देश का दर्जा दिया है। देखिए, सलाहकार देश का दर्जा क्यों दिया है? क्योंकि आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, और भारत किस में आता है? भारत जो है वो दक्षिणी देशों में आता है, दक्षिण एशिया के अंदर आता है भारत। इसी वजह से भारत जो है इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन एक मुख्य सलाहकार जरूर है। और कब शामिल किया है मुख्य सलाहकार के रूप में? 23 जुलाई 1996 को सलाहकार देशों का दर्जा भारत को आसियान ने दे दिया है। अब इसका उद्देश्य क्या था? क्यों बनाया गया था आसियान को? तो आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशिया में जो आर्थिक सहयोग है, इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए ये बनाया गया था। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को, ठीक है।
1967 मैंने पहले भी बता दिया था। जो एग्जैक्ट डेट है वो क्या है, 8 अगस्त है, ठीक है। और इसमें जो है ये जो साउथ, इसकी जो फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशंस, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 8 अगस्त 1967 को। कहाँ पे की गई थी, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क के कौन से शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क का 8वां सदस्य देश बनाया गया, तो ये 14वें सम्मेलन में बनाया गया था, ठीक है। सार्क क्या है, सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क जो है दक्षिण एशियाई जो देश हैं, भारत के साथ जितने भी देश हैं जो दक्षिण एशिया का हिस्सा हैं वो सभी सार्क में शामिल हैं, जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान। कुल मिला के इसमें कितने देश हैं, 8 देश हैं। कौन कौन से 8 देश हैं, जो भारत के बिल्कुल टच में हैं, ठीक है, बिल्कुल साउथ एशिया के अंतर्गत जो आती हैं वो सारे के सारे देश हैं। और ये सार्क जो है कब बनाया था, 14वें जो शिखर सम्मेलन है उसमें अफगानिस्तान को सार्क का हिस्सा बना लिया था। उससे पहले 7 देश होते थे, अब कितने हैं, 8 देश हैं। कौन कौन से हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान। इसके अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो सार्क का जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पर है, तो वो काठमांडू में है। कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में। कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। सार्क की स्थापना अगर हम बात करते हैं तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कब हुई थी सार्क की स्थापना, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ढाका में हुई थी। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी है। और वर्तमान में अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष की, तो वर्तमान में सार्क का जो अध्यक्ष है वो है एसला रुआन वीराकुन। कौन है, एसला रुआन वीराकुन जो है अब वर्तमान में सार्क का अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कच्छ थियो विवाद का मसला किन देशों के बीच में है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है कच्छ थियो विवाद का मसला। क्वाड समूह में देखिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो आते हैं। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 2007 में की गई थी। पैरा ओलंपिक खेलों का जनक जो है सर लुडविग गुटमान को माना जाता है। हरियाणा में मक्का की खेती खालिस्तान के साथ भी की जाती है, तो जवार और बाजरा के साथ भी मक्का की खेती हरियाणा में की जाती है। हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है, तो जो वैट कर है वो हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं के उत्पादन पर समाप्त कर दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1 जनवरी 2018 को। किसकी शुरुआत की गई थी, 1 जनवरी 2018 को सरकार द्वारा जो है भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की गई थी। हरियाणा में फसल समूह विकास कार्यक्रम कितने गाँवों में शुरू किया गया है, तो ये 340 गाँवों में शुरू किया गया है समूह विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत हरियाणा के कितने जिलों में गेहूं के अंतर्गत कवर किया गया है, तो ये 7 जिलों को किया गया है। हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारित मछली अणज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया है, तो वो कहाँ पर किया है, झज्जर में किया है। हरियाणा में जूही नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो हरियाणा में जूही नहर की जो लंबाई है वो 170 किलोमीटर है। जूही नहर कहाँ पर है, भिवानी के अंदर है। कहाँ पर है, भिवानी में इससे जो सिंचाई की जाती है। भिवानी जिले की एक उत्थान सिंचाई परियोजना है और इसकी लंबाई कितनी है, 170 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा फ्लैगशिप परियोजना है, इनमें से कौन सी जो परियोजना है वो फ्लैगशिप परियोजना है, तो ये भूमिगत पाइपलाइन व्यवस्था जो है एक फ्लैगशिप परियोजना है। राज्य स्तर कर्मठ एवं कुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है, मतलब मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। हरियाणा में परिवहन के साधनों को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। पंचकुला IT पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था 2008 में। 2008 में किसकी स्थापना की गई थी, पंचकुला IT पार्क की स्थापना की गई थी। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हिसार घरेलू हवाई अड्डे का विस्तार कितना है, इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो कितना है, तो वो है 4194 एकड़। ख्वाजा अहमद अब्बास को किस फिल्म के लिए पाल्मे डी ओर पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था, पाल्मे डी ओर, तो वो नीचा सागर।
हरियाणा सरकार ने सड़क सुरक्षा उपायों के विश्लेषण हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो वो किसकी अध्यक्षता में किया है? S.K. राठौर की अध्यक्षता में एक ऐसी समिति का गठन किया है जो सड़क सुरक्षा उपायों के लिए विश्लेषण करेगी। पंजाब पंचायती राज एक्ट 1952 में संशोधन कब किया गया था? तो ये जो पंजाब पंचायती राज एक्ट जो है 1952 में आया था, इसमें संशोधन किया गया 1963 में। 1963 में जो है पंजाब पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया गया था। ई पंचायत संवाद सेवा शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है ग्राम पंचायतों को सरकार से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना है। राज्य के किस जिले में फिरोजशाह की लाट स्थित है? तो फिरोजशाह की जो लाट है वो हिसार में स्थित है। भिवानी का रोहनाथ का कुआं किस नाम से प्रसिद्ध है? तो भिवानी का रोहनाथ का जो कुआं है वो महलों के गांव से प्रसिद्ध है। आपके पीसी के वीडियो सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो इसको वीडियो मेमोरी कहा जाता है। वीडियो सिस्टम के द्वारा यूज की जा रही है तो इसको क्या कहा जाता है? वीडियो मेमोरी। खालिस्तान नियमों का एक समूह है जो किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के बीच संचार को नियंत्रित करता है, तो ये पोर्ट। डैश को एक वेबसाइट और इसके पृष्ठों की संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे? साइट और साइट नेविगेशन संगठित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। पोर्टल एक बहुप्रचलित शब्द है, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो पोर्टल जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। हरियाणा सरकार के द्वारा 2017 में निम्न में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया था? तो वो है ई भूमि। ई भूमि जो ये पोर्टल है ये किस में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया था? भूमि सौदे में। खालिस्तान कंप्यूटर की बड़ी संस्थाओं जैसे बीमा कंपनी और बैंकों में प्रयोग किए जाते हैं जहां कई लोगों को बार बार वही आंकड़े प्रयोग करने पड़ते हैं, तो ये क्या है? मेन फ्रेम है। खालिस्तान व्यक्तित्व, तथ्यों या सूचनाओं के टुकड़ों से बना है जो स्वयं एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, तो ये क्या है? डाटा। डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, सूचनाएं जो कंप्यूटर के अंदर कलेक्ट होती हैं। जब एक पृष्ठ भर जाता है तो दूसरा पृष्ठ वांछित होता है, तब वर्ड एक डैश डाल देता है। क्या डाल देता है? सॉफ्ट पेज ब्रेक जो है डाल देता है। खालिस्तान डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एलोटिक। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि जो है वो खालिस्तान की मैट्रिक्स से बनी होती है, तो वो पिक्सल से बनी हुई होती है। ठीक है, जब आप फोटो को जूम करके देखते हैं तो क्या होता है? उसकी पिक्सल्स तो जो है वो क्लियर नहीं दिखती, तो इससे पता चल जाता है कि उसकी पिक्सल्स जो हैं वो फट रही हैं, अलग हो रही हैं एक दूसरे से। जल H2O जो है क्या नाम है इसका? इसको दूसरे जो फॉर्म है वो क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती वो विकिरण कहलाती है। निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी कि डायमैग्नेटिक जो पदार्थ है वो कौन सा है? वो प्लेटिनम है। पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें प्रदर्शित होती है? तो पेट्रोल की जो गुणवत्ता है वो ऑक्टेन संख्या में प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोलियम पदार्थ के परीक्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये प्रभाज्य आसवन विधि का उपयोग किया जाता है पेट्रोलियम पदार्थों के परीक्षण के लिए। निम्नलिखित में से एरासोल है, एरासोल इनमें से कौन सा है? तो धुआं जो है उसके अंदर एरासोल होता है। दृश्य प्रकाश के वर्णक्रम का तरंगदैर्घ्य प्रास कितना होता है? तो इसका जो तरंगदैर्घ्य प्रकाश होता है वो 4000 से 8000 के बीच में होता है। सोने का गलनांक होता है तो ये कितना होता है? 1063 डिग्री सेल्सियस। स्टील में कार्बन की मात्रा कितने % होती है? 0.5 से 1.5% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है। बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, बी की माता है ई और ए और डी भाई हैं, तो ई का सी से क्या रिश्ता? देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, जैसा जैसा बताया जाता है वैसा वैसा हम डायग्राम बना लेंगे। देखिए बी है, बी का भाई है ए, ठीक है, डी का पिता है सी, ये डी है और इसका पिता है सी। इसके बाद देखिए बी की माता है ई, ये जो बी है ना इसकी मदर है ई, ठीक है। ए और डी भाई हैं, ये दोनों क्या हैं? भाई हैं। तो ई का सी से क्या रिश्ता है? ई का सी से रिश्ता बताना है, ठीक है। ई का सी से क्या रिश्ता है ये बताना है। क्या था? बी का भाई है ए, ठीक है, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है। देखो ए बी का भाई है और डी भी ए का भाई है, तो ये दोनों आपस में भाई भाई हुए, ठीक है।
बी और डी क्या हुए, भाई भाई हुए। और इसके बाद अगली बात क्या कही गई है इसमें, बी की माता है ई, बी की माँ है ई, और जो है डी का पिता है सी। ठीक है, तो उनका कनेक्शन क्या हुआ आपस में, वो हुई उसकी पत्नी। क्योंकि देखिए हमने जो डायग्राम बनाया है, एक बार दोबारा से बना देती हूँ। बी और ए क्या है, भाई भाई है। ठीक है, फिर इसके बाद डी जो है वो ए का भाई है, तो ये दोनों भी आपस में भाई भाई हुए, बी और डी। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगली बात कही गई है, बी की माँ ई है और डी का पिता सी है। ठीक है, ये दोनों भाई हैं, ये इसका पिता है और ये बी की माँ है, तो ये क्या हुए, पति पत्नी हुए ना। तो इनका रिलेशन पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं तो राम का बाएं से कौन सा नंबर होगा। इसका जो है एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें 50 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो इससे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 33वां नंबर आएगा। ठीक है, कौन सा नंबर है, 33वां। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग का इसी टाइप का क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन जो है, किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर, श्याम दाएं से 19वें स्थान पर, उनके बीच 5 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने हैं। देखो राम जो है वो 25वें नंबर पे है इधर से। ठीक है, श्याम जो है इधर से 19वें नंबर पे, इनके बीच में कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 25 इधर से 25 है, इन 25 को और इन 19 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 25 और 19 को ऐड किया तो कितने हो गए, 44। इसमें से हम ना 7 माइनस कर देंगे। एक तो ये खुद 19 नंबर वाला, एक ये 25 नंबर वाला, राम और श्याम, और ये जो 5 इनके बीच में है, इनको इसमें से माइनस कर देंगे। 44 माइनस 7 इज इक्वल टू 37। जो राइट आंसर आएगा क्या होगा, 37 ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बना के बैठे हुए हैं। तो इसमें जो है सी ए और बी के बीच बैठा है। देखिए इसमें जैसा जैसा ये जो क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, इनमें जैसा बोला गया सेम हमें एज इट इज़ करते जाना है। एक जो है एक डायग्राम बनाना होता है। एक सर्कल है, एक सर्कल है। ठीक है, क्या बोला गया है कि ये जो है ना एक वृत्ताकार वृत्त बना के बैठे हुए, घेरा बना के बैठे हैं। तो इसमें क्या है कि जो ई है, ई डी के बाईं ओर है, मतलब डी दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, लेफ्ट, और ये क्या है, राइट है। ठीक है, तो ई जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, डी के बाईं ओर बैठा हुआ है। फिर सी ए और बी के बीच बैठा है। सी जो है ना, सी वो ए और बी के बीच बैठा है। ठीक है, सी की दोनों साइड, एक साइड ए हो जाएगा, एक साइड बी हो जाएगा। फिर आगे देखो स्टेटमेंट क्या है, एफ ई और ए के बीच बैठा है। जो एफ है ना वो ई और ए के बीच बैठा है, यहाँ पे एफ है। ठीक है, तो सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, सी के ठीक दाईं ओर बताना है कि कौन बैठा है। तो इसके दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है। ठीक है, इसका जो फेस है वो इधर है, तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो सी के दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लगाइए। तो इसको अगर हम सार्थक क्रम में लगाते हैं तो इसका आंसर है बी हो जाएगा 4 1 2 3। यदि पी का अर्थ है डिवाइड, क्यू का अर्थ है मल्टीप्लाई, आर का अर्थ है प्लस, एस का मतलब है माइनस, तो -18 क्यू, इसमें जो है ना ये हम ये साइन यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यू का मतलब, पी का मतलब क्या है, यहाँ पे डिवाइड, पी कहाँ पे है, इसकी जगह डिवाइड कर लो। फिर क्यू का मतलब है मल्टीप्लाई, क्यू की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आर का मतलब है प्लस, एस का मतलब है माइनस। तो क्या संख्या आ जाएगी हमारे पास, 18 प्लस 12 मल्टीप्लाई था, ये डिवाइड नहीं था, 18 क्या था, पी का मतलब था डिवाइड, क्यू का मतलब था मल्टीप्लाई, आर का मतलब था प्लस, और सब्ट्रैक्ट था एस की जगह पे। ठीक है, तो क्या आएगी संख्या, 18 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 माइनस 6। तो यहाँ पे अब हम एक फॉर्मूला होता है, बोडोमास का फॉर्मूला होता है, वो लगा देंगे। उसमें सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस, फिर और माइनस। ठीक है, अगर हम डिवाइड सबसे पहले करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 216
इसको जो अगर सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 53 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 53। देखिए जो आंसर है वो कैसे आया, मैंने बैक कर दिया था तो वो सारा इरेज हो गया था, इस वजह से 18 मल्टीप्लाई 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 + 5 - 6। अब अगर 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 + 5 - 6, 59 - 6 = 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। एक पार्टी में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया, प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, तो उस पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो इसका फॉर्मूला n × n - 1 / 2। n कितना है हमारा, 10 है, 10 इंसान हैं, 10 ने जो है हाथ मिलाए हैं, तो 10 × 10 - 1 / 2। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 10 × 9 / 2 = 90/2। कितना हो गया, 45। जो आंसर होगा वो कितना होगा, 45। कौन से ऑप्शन में, 45 बी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, 45। यदि संख्या, ये एक संख्या दे रखी है, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो कितने अंक ऐसे होंगे जिसकी स्थिति इक्वल रहेगी। तो हम जो है इसको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिख देंगे। पहले क्या आएगा, 1, उसके बाद क्या आएगा, 2। तो 2 तो पहले भी सेकंड नंबर पे था, अब भी सेकंड पे, तो एक तो हो गया 2। इसके बाद क्या आएगा, 3, 4, 5, फिर क्या आ जाएगा, 6, 7 नहीं है तो 8 भी 8 के नीचे ही आएगा। ठीक है, तो 2 ऐसे नंबर हैं जो वहीं पे आएंगे जहाँ पे वो पहले थे, उसी नंबरिंग में आएंगे। इसको क्या करना, हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो ऐसे में 2 अंक ऐसे होंगे जिनकी स्थिति वहीं रहेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, इसको ये जो है सिंप्लीफिकेशन है, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.1। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, जो है ऋण ले रखा है और उसकी ब्याज दर जो है वो 12% है। तो इसको सोल्व करने पर इसका आंसर आएगा डी। इन संख्याओं का अवरोही क्रम बताना है कि इनका सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम कौन सा होता है, जिसमें पहले बड़ी होती है, फिर छोटी होती है, फिर उससे छोटी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका तरीका होता है एक बड़ी छोटी देखने का। वो क्या होता है कि मान लो 2, 7, 3, 13, इनको ना ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 13 × 2 = 26। ठीक है, और 7 × 3 = 21। ठीक है, तो कौन सी बड़ी है, 26 बड़ा है ना, तो कौन सी बड़ी हो जाएगी, ये वाली बड़ी हो जाएगी, 26 वाली। इसके बाद क्या करेंगे, जो छोटी वाली है उसको जो है क्या करेंगे, हम दोबारा से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वाली के साथ। इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करनी है। फिर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए। 5 / 6 जो है वो बड़ी है, फिर उसके बाद छोटी है, फिर उससे छोटी है। इसके बाद देखिए 82 क्वेश्चन जो है, इसमें जो है ये चाल और जो इसकी रफ्तार दे रखी है, कितने हिसाब से चलती है। तो जो समय का जो फॉर्मूला होता है, समय बराबर है दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, क्या होता है, समय बराबर है दूरी बटे चाल। डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम = डिस्टेंस बाय जो है स्पीड होता है। तो इस तरीके से अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा 12 सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 सेकेंड, ऑप्शन सी। इसका सही मान क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो 17/30 इसका आंसर आ जाएगा। ये डेटा दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग जो है इसके एवरेज निकालते हैं तो 34.5 इसका आंसर आएगा। इसके बाद देखिए फिर से सिंप्लीफिकेशन है, जिसका आंसर जो आपका सी होगा 125। इसके बाद संख्या दे रखी है, फिर उसको चौथे अनुपात में ज्ञात करना है, 3.2 इसका आंसर आ जाएगा। फिर लाभ और हानि का एक क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें जो आपका आंसर है वो 1.5% हानि होगी। देखिए लाभ को हम कैसे करते हैं, अगर 20% लाभ है तो 100 + 20 कर देंगे। ठीक है, वो 120 हो जाता है। और अगर 20 हानि होती है तो उसको 100 में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे। फिर इसका जो है विक्रय निकालेंगे, जो विक्रय मूल्य होता है वो किस तरीके से निकालेंगे, क्रय × लाभ % और डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरीके से अगर इसको सोल्व करते हैं तो 1.5% का क्या होगा, इसको लॉस होगा। कितना होगा, 1.5%। इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, 6 / 19। 6 / 19 जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 88 का। इसको कैसे किया हमने, 1 / x = 4/1 - 1/3 - 1/2। ठीक है, इसके बाद जो है आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको,
1/x इज इक्वल टू 24 माइनस 2 माइनस 3, जो एलसीएम ले लिया था 6, तो 19 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। 1/x इज इक्वल टू 19/6, x इज इक्वल टू 6/19। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 क्वेश्चन जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इसमें कौन से वर्ड की जो स्पेलिंग है वो सही है, तो ऑप्शन ए सही है, डायरिया। ठीक है, ये वाली स्पेलिंग सही है। द एंटोनियम ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू का जो एंटोनियम है वो कौन सा है, तो वॉइस है। इसमें देखिए करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में जो हमें फिल करना है करेक्ट शब्द को। सी लेट हर हॉर्स डैश इन द फील्ड, क्या हो जाएगा, लूज, ऑप्शन बी। सम पीपल रिगार्ड द वर्ड एज एन इल्यूशन, इल्यूशन होता है मोह माया, कुछ लोग जो वर्ल्ड को क्या सोचते हैं, संसार को मोह माया मानते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है यहाँ पे। व्हाट्स दैट नॉइज, ये नॉइज कैसी है, व्हाट हैपेंड, क्या हो जाएगा, हैपेंड, क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बादल का पर्यायवाची जलद भी है, नीरद भी है, वारिद भी है। जल्दी जो है वो किसका पर्यायवाची है, वो सागर का पर्यायवाची है। गौशाला में कौन सा समास है, तो जो गौशाला है उसमें तत्पुरुष समास है, क्योंकि जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गौओं के लिए शाला। ठीक है, के लिए जो किस में आता है, तत्पुरुष समास में आता है। ठीक है, फिर जो द्विगु है उसमें क्या होता है, उसमें संख्यावाचक होता है, मतलब उसमें नंबरिंग होती है। ठीक है, जैसे कि दोपहर, पंचतंत्र, चौराहा। ठीक है, 4 राहों का समूह, 5 तंत्रों का समूह, दोपहरों का समूह। तो द्विगु में क्या होता है, संख्याएं होती है, नंबर होते हैं। क्रमधार्य जो होता है उसमें जो है किसी एक तरीके से विशेष इंसान के बारे में बात कही जाती है, जैसे कि नीलकंठ, नीला है जो कंठ। द्वंद्व समास जो है विग्रह करने पर इसमें और, अथवा या फिर जो है या शब्द का प्रयोग होता है, जैसे दिन रात, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे। ठीक है, ये सारे होते हैं द्वंद्वों में। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, त्रुवर, बहुछाई, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि क्या है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, तय 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 की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब जो यमक अलंकार होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो है शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, और जो श्लेष है उसमें एक शब्द के जो है 2 मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, इसका श्लेष का मतलब होता है चिपकना, इसमें एक ही शब्द के क्या होते हैं, 2 मीनिंग होते हैं। अब उपमा की अगर बात करें तो उपमा क्या होता है, इसमें जो है किसी इंसान को किसी दूसरे की उपमा दे दी जाती है। ठीक है, जैसे किसी पत्ते को कुछ जो है और रूप दे दिया जाए, हम बात जो है किसी और के बारे में कह रहे हैं लेकिन किसी और को हमने क्या बना लिया, मोहरा बना लिया, तो वहाँ पे उपमा दे दी हमने उसको। जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं और अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उपसर्ग कहा जाता है। और जो बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय, जो पहले जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वो उपसर्ग, और बाद में जुड़ के परिवर्तन लाते हैं वो प्रत्यय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, जो शब्दों का सार्थक समूह है उसको क्या कहते हैं, तो उसको वाक्य कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गागर में सागर भरना का क्या अर्थ है, तो गागर में सागर भरना का अर्थ है विस्तृत बात को संक्षेप में कह देना, मतलब बहुत बड़ी बात है और उसको शॉर्ट में कह दिया, वो क्या है, गागर में सागर भरना। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो जो अदय सदय है वो सही सुमेलित नहीं है। सुकर, दुष्कर, सार्थक, निरर्थक और राग द्वेष जो है वो सही सुमेलित है। तो यहाँ पे हमने पूरे 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व किया है। हालांकि हमारे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 90 आएंगे, 90 क्वेश्चंस का जो है आपका पेपर होगा, लेकिन यहाँ पे हमने प्रैक्टिस के लिए 100 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। और इन 100 से हमने और भी ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करके और भी क्वेश्चंस को जो है सोल्व किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू।